ठीक है, जिसमें क्या होगा कि पूरे पेज के लिए, राइट, पूरे पेज के लिए अगर मैं सेम कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स करनी है सीएसएस के थ्रू, देन उसके लिए हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, राइट। और यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे सेलेक्टर की जगह स्टार लगाएंगे, और उसके बॉडी में क्या लिखेंगे, जो भी हमें सीएसएस अप्लाई करना हो। जैसे मैंने कल दिखाया था कि अगर मैं पूरे पूरे पेज का, राइट, अगर मुझे कलर चेंज करना था, ठीक है, देन उसके लिए मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ किया था, एंड कलर में जो भी वैल्यू मुझे देनी थी मैंने दे दिया था। देन इससे क्या होता, पूरे डॉक्यूमेंट का कलर ये कलर हो गया था, डार्क ब्लू कलर हो गया था। तो इसमें आप जो भी देना चाहोगे, मार्जिन कुछ आपको डिफ़ॉल्ट सेट करना है, कुछ पैडिंग आपको डिफ़ॉल्ट सेट करना है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करोगे, उसका ये सिंटैक्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा था एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर मतलब क्या कि हमारा जो इसमें एचटीएमएल में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, राइट, एलिमेंट्स क्या होते थे मैंने बताया था, ओपन ओपन टैग, क्लोज टैग, इंक्लूडिंग कंटेंट, राइट, ये पूरा क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा था कोई भी एलिमेंट लेना हो, चाहे लेबल हुआ, चाहे इनपुट टैग हुआ, चाहे डिव टैग हुआ, चाहे ओएल हुआ, चाहे एलआई हुआ, है ना, उसमें से अगर किसी को कुछ स्टाइलिंग करनी हुई किसी एक एलिमेंट का, देन उसके लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, एक तरीके से सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्या है उसका, एलिमेंट सेलेक्टर है। तो जहाँ पे जिसको भी हमें करना होगा सेलेक्ट इस एलिमेंट को, वहाँ पे यहाँ पे उस टैग का नाम लिखेंगे, ठीक है, जैसे हमें पी टैग का एग्जाम्पल दिखाया था, पी टैग, एंड देन सीएसएस बॉडी में अपना सीएसएस लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा कौन सा सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर। जिससे क्या होगा कि अब अभी मैंने यहाँ पे ना सिर्फ पी लिखा है, उसके पहले यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा है ना, यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा है। तो ये जितने भी पी टैग होंगे हमारे उस पेज पे, राइट, उस सब में ये सीएसएस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका है, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो। अगर आपको डिव अप्लाई करना है देन आप डिव दोगे, पी टैग पे अप्लाई करना पी लिखोगे, H1 पे देना है H लिखोगे, जिस किसी पे करना हो। तो ये एग्जाम्पल था एलिमेंट का। क्यों एलिमेंट का था, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे हम उस एलिमेंट का टैग लिख रहे थे, राइट। और तीसरा क्या था हमारा, क्लास एज सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर मैंने बताया था तब यूज करेंगे जब हमें कुछ कोई कॉमन सीएसएस हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई करना हो। कब अप्लाई करना था, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट पे सेम सीएसएस अप्लाई करना हो। तो इसके लिए दो चीज़ ध्यान में रखनी होती थी। एक क्या था कि एक हमें क्लास देना होता था इस HTML में, आई मीन जिस जिस एलिमेंट पे अप्लाई करना था क्लास देना था। क्लास हम लिखते कैसे थे, किसी एलिमेंट के अंदर क्लास एट्रीब्यूट का यूज करके। ओपनिंग टैग के अंदर मैंने क्लास एट्रीब्यूट लिखा और इक्वल टू में यहाँ पे मैंने क्लास का नाम दे दिया। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई इसका नेमिंग कन्वेंशन या कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ क्लास में आप लोग नाम दे दोगे, अब यही सेम सेम क्लास आप लोग CSS में लिखोगे, उसके लिए इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो HTML में आओगे आप, किसी इस क्लास को कैसे एक्सेस करोगे, कौन सा सिंबल यूज करोगे, डॉट। डॉट, ठीक है। डॉट यूज करके आप इस क्लास को एक्सेस कर लोगे, राइट। तो मैंने कंटेनर का किया, तो यहाँ पे मैंने CSS क्या लिख दिया, इसका कंटेनर लिखा, मैंने हेडिंग का लिखा, ठीक है। तो मतलब आप कोई भी अपना एक क्लास दे सकते हो, मैंने हेडिंग लिखा है, लेकिन HTML में कहीं ना कहीं हेडिंग होगा, राइट। देखो मैंने सर्च किया हेडिंग, देखो मैंने 4 जगह दिया है, यहाँ पे भी 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 दिया है, सॉरी, हाँ हाँ 4 जगह दिया है ना, यहाँ पे भी 4 जगह मैंने क्लास CSS दिया है, सॉरी क्लास हेडिंग दिया है। और सेम अब इस क्लास के अंदर मैं जो भी CSS में लिखूंगा 4 जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्लू कलर के लिए मैंने लिखा था, डॉट डॉट से एक्सेस करेंगे और HTML में क्लास ब्लू दे देंगे, ब्लू कलर। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, जरूर नहीं है कि आप मल्टीपल जगह यूज करो, मैंने एक ही जगह यूज किया है, बट फिर भी मैंने क्लास बनाया, राइट। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप एक भी जगह यूज कर सकते हो। एक्चुअली जो इसका जो सेकेंड वाला एलिमेंट था, एलिमेंट सॉरी आईडी सेलेक्टर जो था, इससे हम लोग बचते हैं लिखने के लिए, इससे हमें बचना चाहिए, आईडी सेलेक्टर का यूज कम से कम करना चाहिए। मोस्टली CSS हम लोग लिखेंगे क्लास सेलेक्टर से ही, क्योंकि जो हमारे फ्रेमवर्क से मोस्टली वो क्लास बेस्ड पे ही है। आगे हम लोग बूट स्ट्रैप देखेंगे, उसमें हम लोग क्लास यूज करेंगे। टेलविन पढ़ेंगे अगर, देन उसमें भी क्लास यूज करेंगे। अगर आप लोग रिएक्ट में खुद का कस्टम CSS लिखोगे, उसमें भी आप लोग क्लास ही लिखोगे, उसमें होता है क्लास की जगह क्लास नेम होता है, यहाँ पे जैसे हमने लिखा ना क्लास,
वहाँ पे होगा ऐसे क्लास नेम, बट इंटरनली क्या यूज करेगा, इंटरनली वो यूज करेगा क्लास नेम, सॉरी क्लास ही। ठीक है, जब हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे देन एचटीएमएल ऐसे ही रहेगा डिप की तरह, तो इंस्टेड ऑफ क्लास हम लोग यूज करेंगे उसमें क्लास नेम, बट एचटीएमएल में क्या है, क्लास। ठीक है, तो क्लास के लिए मैंने क्या बताया, जिस एलिमेंट पे हमें कोई क्लास देना होगा उसके लिए हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, क्लास का नेम देंगे, फिर आ जाएंगे सीएसएस में, उस क्लास को डॉट से एक्सेस कर लेंगे और यहाँ पे अपना सीएसएस लिख लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे भी ये क्लास अप्लाई होगा एचटीएमएल में वहाँ पे सीएसएस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आईडी सिलेक्टर का। आईडी सिलेक्टर के लिए क्या था कि उसको पहले एचटीएमएल में जैसे क्लास हम दे रहे थे उसी तरीके से उस एलिमेंट पे जिस एलिमेंट पे हमें सीएसएस अप्लाई करना है उसके लिए हम पहले आईडी एट्रीब्यूट लेंगे। आईडी कहीं पे मैंने बनाया होगा, आईडी है ना, एक डिव 1 है, एक डिव 2 है। और मैंने ये भी बताया था कि जो आईडी एट्रीब्यूट होता है हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है। क्लास में जैसे हम क्या यूज कर रहे थे कि सेम क्लास नेम जैसे हेडिंग था एक से ज़्यादा एलिमेंट को दे रहे थे, बट आईडी के केस में ऐसा नहीं होगा, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो, जैसे इस एलिमेंट में मुझे आईडी की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने दिया। तो जिस भी एलिमेंट पे हमें अगर आईडी दे रहे हैं तो हम मेक श्योर कर लें कि सेम आईडी किसी और एलिमेंट पे हमने नहीं दिया हो। ठीक है, तो अगर मैं इस आईडी का यूज करके इस पे मैं कुछ सीएसएस अप्लाई करना है, देन सीएसएस में इसको एक्सेस कैसे करेंगे, कौन सा सिंबल यूज करेंगे, हैश। हैश का यूज यस सर। करेंगे, राइट। जैसे मैंने हैश लिखा, हाँ एक चीज और देख लो, स्पेस नहीं है बीच में कहीं पे भी, डॉट में भी और स्पेस के अंदर हैश, हैश देन तुरंत उसकी आईडी का नेम जो हमने एचटीएमएल में दिया है, एंड देन यहाँ पे सीएसएस, जिसमें हम 2 लिया था, div1 के लिए एंड div2 के लिए। ठीक है, तो ये हो गए क्लियर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर एंड यूनिवर्सल सेलेक्टर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर, ये ग्रुप सेलेक्टर इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है एलिमेंट सेलेक्टर का। एलिमेंट सेलेक्टर में क्या था कि हम यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट दे रहे थे, राइट, एक। अब हमें क्या था कि ये सेम जैसे हमने पी पे बनाया है यही सेम चीज़ अगर हम H1 पे अप्लाई करना चाहते हैं, H1 पे भी देन कॉमा करके यहाँ पे हम H1 लिख देते, उस पर भी अप्लाई हो गया। यही इसी का एक्सटेंडेड वर्जन क्या हो गया, ग्रुप सेलेक्टर। एक्चुअली ग्रुपिंग के लिए होता है, जैसे मैंने यहाँ डिप पे भी लिया है अप्लाई किया है एंड स्पेन पे भी अप्लाई किया है, सेम सीएसएस। कौन सा सीएसएस, बैकग्राउंड कलर, हमने इसका बैकग्राउंड ग्रीन दिया है। अब ये कॉमा सेपरेटेड है तो जो जो भी आएगा कॉमा से सेपरेट होके वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, राइट। जरूर नहीं है यहाँ पे टैग ही हो, जैसे डिव और स्पेन लिखा है, आप में भी यहाँ पे कुछ और लिख सकते हो, मतलब कोई आप क्लास यूज करो, राइट, डॉट डॉट करके क्लास नेम लिख दोगे यहाँ पे, उससे भी हो जाएगा, है ना। तो ये ग्रुपिंग के लिए होता है, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट यहाँ पे लिख सकते हो कॉमा सेपरेट करके, एंड देन यहाँ पे आप सीएसएस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताया था डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेस देके। डिसेंडेंट आया, इसका मतलब क्या कि यहाँ पेरेंट एंड चाइल्ड होगा, है ना, पेरेंट एंड चाइल्ड होगा, तभी डिसेंडेंट कौन से होते हैं, जो उसके चाइल्ड होते हैं उसको डिसेंडेंट बोलते हैं। और पेरेंट एंड चाइल्ड होते क्या हैं, एक जो एक कंटेनर होगा, जैसे ये एक कंटेनर है, कंटेनर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स हैं, राइट, कुछ और इसके अंदर टैग्स हैं, तो यह एक कंटेनर हो गया। डिव S3 कंटेनर है, कोई बताएगा क्या S3 कंटेनर है यहाँ पे, अभी जो मैंने लिखा है इसमें, हाँ नो फॉर आकांक्षा डिव एक बताइए। कंटेनर है। डिव कंटेनर है उसके अंदर डिव S3 के है। अंदर H3 है ना? हाँ तो S3 वहाँ एज ए कंटेनर वर्क कर रहा है क्या, यहाँ पे देखो नहीं। आप, हाँ गुड। तो यहाँ पे किसी और चीज को कंटेन नहीं कर रहा, राइट, सिर्फ S3 है, यस इसके सर। अंदर कोई और यस टैग सर। नहीं है, कोई और एलिमेंट नहीं इसके अंदर में लिखा है, इसलिए कंटेनर नहीं है। और ये डिव कंटेनर है या नहीं, जिसको मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया, ये वाला हाँ डिव, सर, ये जो कंटेनर है ये डिव तो हाँ है। ये कंटेनर होगा। कंटेनर है, क्योंकि इसने यहाँ पे स्पैन इसके अंदर लिख रखा है, एक पी टैग भी लिख रखा है, राइट, तो यह कंटेनर है। तो जो जो कंटेनर होता है, राइट, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग चाइल्ड बोलते हैं और उसी को हम लोग डिसेंडेंट भी बोलते हैं।
तो इस div के H3 डिसेंडेंट हो गया, div डिसेंडेंट हो गया, एंड इस div का ये p डिसेंडेंट हो गया, और इस div का डिसेंडेंट ये है, आई मीन चाइल्ड ये है, फिर इस div का भी तो होगा, क्योंकि इस div के अंदर ही तो है ये वाला, है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है। सो ये था डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट मतलब कि हम उसके चाइल्ड को, अगर कुछ उसके चाइल्ड पे कुछ अगर CSS अप्लाई करना चाह रहे थे, देन डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज कर रहे थे। जैसे मैं बताया था बॉडी, देन स्पेस, क्योंकि डिसेंडेंट के लिए हम लोग स्पेस यूज करते हैं, तो स्पेस दिया एंड देन डिव लिखा, मतलब कि बॉडी के अंदर जितने भी डिव होंगे वो सब पे ये वाला CSS अप्लाई हो जाएगा, है ना? एक दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था, एक क्लास लिया था डॉट कंटेनर का, फिर मैंने स्पेस दे के li लिखा था, तो क्या था कि उस कंटेनर के अंदर जितने भी लिस्ट थे, li टैग थे, उसके अंदर ये वाला CSS अप्लाई हो जा रहा था, ठीक है? तो उसके अंदर जितने भी, चाहे वो डायरेक्ट चाइल्ड हो, डायरेक्ट चाइल्ड इन द सेंस कि इस कंटेनर के जस्ट नीचे हो, या उसके चाइल्ड के अंदर कोई कंटेनर उसके अंदर हो, राइट, उस पे भी CSS अप्लाई हो रहा था। सो जो डिसेंडेंट सेलेक्टर होता है, डिसेंडेंट सेलेक्टर वो CSS उस सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई कर, सॉरी, सारे चाइल्ड एलिमेंट्स पे अप्लाई करता है। इसे डिसेंडेंट यहाँ लिखा है, मतलब कि जो फिर कंटेनर के पेरेंट चाइल्ड का होते हैं। चाइल्ड, हाँ, मतलब किसी भी लेवल पे होगा, अगर ये वाला पैटर्न, आई मीन ये डिव जहाँ भी होगा, अभी मैंने बॉडी एंड डिव लिखा, तो पूरे बॉडी में चाहे जहाँ भी डिव होगा, जैसे इस HTML की बात करें, इस HTML की बात करें, तो देखो ये बॉडी ये है, राइट, यहाँ से उसने पहले पकड़ा, इसे मिला बॉडी, देन उसके अंदर चेक करेगा बॉडी क्या है, डिव डिव कहाँ है, डिव यहाँ था, इसका कलर चेंज कर देगा, इसका भी कर देगा, इसका भी कर देगा, ये देखा डिव यहाँ है, इसका भी कर दिया, इसके अंदर गया, देखा डिव यहाँ, इसका भी कर दिया, इसके अंदर और डिव होता तो उसका भी कलर चेंज कर देता। तो डिसेंडेंट में क्या होता है, वो सारे लेवल के चाइल्ड जितने भी हैं, ठीक है, सब पे CSS अप्लाई कर देता था। इसको हम डिसेंडेंट सेलेक्टर बोल रहे थे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, स्पेस देके, राइट, जैसे लिस्ट वाला हमने कल बताया था, लिस्ट वाला कहाँ था, ये वाला था, यहाँ पे मैंने क्लास दिया कंटेनर, तो यहीं से CSS स्टार्ट होगा, देखो मैंने लिखा ना ये वाला, ये दूसरा एग्जाम्पल है, कंटेनर लिखा, डॉट कंटेनर, मतलब कि डॉक्यूमेंट में जाएगा, ये चेक करेगा कहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट क्लास है, तो यहाँ देखा, उसके बाद चेक किया स्पेस है, उसके बाद चेक किया कि li टैग है, तो इसके अंदर जाएगा, कंटेनर के अंदर चेक करेगा जितने भी li हैं, सब पे ये CSS अप्लाई कर देगा। कौन सा CSS? उसका कलर रेड कर देगा, इसका भी कलर रेड कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, और यहाँ पे देखा OL है, ठीक है, फिर उसके अंदर देखा फिर से li है, राइट, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, इसको भी अप्लाई कर देगा वो कलर, रेड कलर, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया था, डिसेंडेंट का। देन उसके बाद हमारा क्या था, चाइल्ड सेलेक्टर का। चाइल्ड सेलेक्टर का मैंने एग्जाम्पल बताया था सेम वे में, बट ये ना जो डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं उस पर सिर्फ अप्लाई करता है। अभी इसमें क्या होता है डिसेंडेंट में, कि वो किसी भी लेवल पे जाके उसमें CSS अप्लाई कर दे रहा था, और चाइल्ड सेलेक्टर में क्या होगा, जो सिर्फ उसका जो डायरेक्ट चाइल्ड होगा सिर्फ उसमें CSS अप्लाई होगा, और इसको डिनोट करते हैं ग्रेटर देन सिंबल से, जिसमें लिखा था div ग्रेटर देन div एंड देन CSS, राइट। तो पहले चेक करेगा कहीं उस पूरे HTML में कहीं div है, उसने देखा कहीं मिला, फिर उसके जस्ट नीचे चेक कर रहा है क्या उसने ये जो div है कोई और div कंटेन कर रहा है, अगर कर रहा है देन सिर्फ उस इंटरनल जो div है उस पर CSS अप्लाई करेगा, ठीक है। कल मैंने करके दिखाया था यहाँ पे, इसमें हमारा कौन सा फॉल हो रहा था कंडीशन, ये एक div था, राइट, और इस div के अंदर एक और div था, तो इसको अप्लाई कर रहा था, फिर ये div था, उसके अंदर ये div था, तो इस पे CSS अप्लाई हो रहा था ना कल। कोड में इसलिए शेयर कर देता हूँ कि आप लोग एक बार प्रैक्टिस करो, करना चाहिए आप लोगों को। फिर एक कंटेनर वाला एग्जांपल करके दिखाया था मैंने, सेम वही लिस्ट वाला, ये जो नीचे था, एक क्लास कंटेनर लिखा एंड देन चाइल्ड सेलेक्टर का सिंबल एंड देन ये लाई, मतलब क्या कि जो हमारा कंटेनर क्लास है उसके अंदर जितने भी डायरेक्ट ये लाई टैग है सिर्फ उस पर कलर अप्लाई होगा। तो इस ये लाई, इस कंटेनर के अंदर जो डायरेक्ट लिस्ट कौन कौन से थे, सिर्फ यही तीनों थे, ये तो डायरेक्ट थे नहीं, है ना, ये तो OL के चाइल्ड थे, तो इस पर अप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर उसके बाद में पढ़ा था एट्रीब्यूट सेलेक्टर का। एट्रीब्यूट सेलेक्टर के लिए मैंने क्या बताया था कि किसी एट्रीब्यूट का यूज करके हम CSS अप्लाई करेंगे। जैसे इनपुट बॉक्स मैंने बताए थे। इनपुट बॉक्स मैंने कई टाइप्स के बनाए थे ना, 2-3 टाइप्स के, ये वाले। एक मैंने बनाया था टेक्स्ट का, दूसरा टेक्स्ट का, एक ईमेल का। तो इस टाइप के बेस पे भी हम इसमें CSS अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या था सिंटैक्स इसका, ये था। यहाँ पे इनपुट टैग लिखा, जो भी आप एलिमेंट यूज करोगे, और उसके अंदर टाइप, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में टाइप लिखोगे, एंड इक्वल टू में यहाँ पे उसकी टाइप की वैल्यू दोगे। जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा, तो जितने भी इसमें टेक्स्ट थे, इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये दोनों ऊपर वाले, तो इन दोनों में CSS अप्लाई हो गया। एंड देन मैंने नीचे मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था, इनपुट टाइप में क्या दिया था, ईमेल। तो जितने ईमेल थे, ईमेल एक ही था, देन उस पर CSS अप्लाई हो गया था, है ना। ठीक है, इतना हमने कल कवर कर लिया था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कौन सा पार्ट पढ़ा है, जितने भी CSS हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट, कहाँ गए, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट। जैसे हमारा जो CSS का सिंटैक्स था, CSS का जो सिंटैक्स था उन्हें लास्ट क्लास में बताया था। हाँ, ये वाला है ना CSS का सिंटैक्स। सिर्फ हम लोगों ने सेलेक्टर पढ़ा है, राइट। इसके अंदर की जो ये वाले पार्ट है, CSS की बॉडी जो लिखते हैं, अभी हमने इस पर कुछ नहीं पढ़ा है ना। तो आज हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और एक दो और पढ़ा दूं क्या, मे बी आप लोगों को कहीं दिख जाए। छोटा सा 2 और एग्जांपल मैं इसमें ना ऐड कर दे रहा हूँ। एसीएस में वैसे बहुत कम यूज होता है, बट फिर भी अगर कहीं दिख जाए तो ऐसा ना हो लोगों को कहीं दिखा ना हो ना। एक होता है एडजेसेंट सिबलिंग, ADGACENT, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। और दूसरा होता है जनरल सिबलिंग, GENE। इजी है, अभी एक ही एग्जांपल दोनों क्लियर हो जाएगा। सिबलिंग सेलेक्टर, ये कौन सा सिंबल, ये किसमें यूज होता है, ये वाला सिंबल, यहाँ जो ओपन हुआ था, यहाँ जो क्लोज हुआ था, ये कमेंट, यहाँ ओपनिंग से लेके यहाँ से किसमें कमेंट करते हैं, ये वाला सिंटैक्स कौन बताएगा। ये ना, ये कोड कमेंट के लिए होता है, ये कोड कमेंट के लिए होता है ना, हाँ ये वाला सर, सिंटैक्स। कमेंट के लिए होता है यहाँ। यहाँ से क्लोज करते हैं। तो भी मैं इसको हटा रहा था, तो मैं पूछ रहा था ये हम लोग कहाँ यूज करते थे, मैंने बताया था कहीं। हाँ, HTML में। हाँ, HTML में यूज कर रहे थे। कोड कमेंट करने के लिए। हाँ, तो इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसको CSS में कमेंट किया, इसीलिए लिख सकते हो आप वैसे, बट वो एज ए सर कमेंट वो CSS वर्क में नहीं ये करता। वाला कमेंट होता ही नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं हटा रहा हूँ, वो नहीं होता है। हाँ सर। बट हमने कॉपी किया था ना वहाँ से, HTML वाले हाँ। पार्ट से, इसलिए मैंने पढ़ा था। देखो जितना हो सकता है ना, मैं कोशिश करता हूँ एक बार रिवाइज कर दूँ कुछ भी करने से पहले, से थोड़ा सा मान लिया कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसके लिए वो थोड़ा फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो एडजेसेंट जो सिबलिंग सेलेक्टर होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस सिंबल से। ठीक है, यहाँ पे भी लिखते हैं प्लस से। और जो जनरल सिबलिंग होता है, उसको हम लोग ये टिल्ड वाला जो साइन होता है, इससे करते हैं, इससे से। ठीक है, तो ना इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। इसको करते हैं कमेंट, यहाँ लिखते हैं कौन सा एग्जांपल दें सिबलिंग के लिए। ठीक है, लिस्ट कह देते हैं, लिस्ट कह देते हैं। तो एक हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, यूएल अ, टाइप। कौन सा, यूएल, यूएल राइट, टाइप जी। यूएल टैग का यूज करेंगे। यूएल टैग के अंदर कौन सा टैग,
एलआई एलआई टैग, लिस्ट टैग। ये लाइट टैग, ठीक है। तो इसके अंदर लिख देते हैं, चलो कुछ हटके लिखते हैं लोग, डेस्कटॉप मोबाइल टैबलेट। लेकिन इसके अंदर हम लोग ओएल टैग लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट के लिए। यहाँ पे कोई 3 एलआई ले लेते हैं हम लोग। 3 एलआई ले लिया, और इसके अंदर बुक्स, पेन्स, पेन्स नहीं अच्छा लग रहा, पेन ही अच्छा लग रहा है, पेन और क्या, पेंसिल। ठीक, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, इसको रन करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। कुछ ऐसा टेक्स्ट दिख रहा है हमें। ठीक है, या ना अभी अब 2 लेवल करेंगे, देन अब कंफ्यूज हो गई, एक ही सही है। ऑयल के अंदर देखते हैं, या इसको, ठीक है ठीक है, इतना ही देखते हैं, या इसको मैं डिप बना दूं, इसको डिप बना दूं, और एलआई डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यूएल के अंदर लिखो या उसके अंदर लिखो, बट यूएल के लिए यूएल ओएल होता है सिर्फ उसके फॉर्मेटिंग के लिए, कि यहाँ पे डॉट डॉट दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा, कि 1 2 3 दिखेगा, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक एस3 टैग, कोई टैग आप ले सकते हो, सिर्फ सीएसएस में समझा रहा हूँ, तो एचटीएमएल पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि क्यों लिख रहे हैं। लिस्ट ऑफ डिवाइसेस करके, यस, अभी कैसा दिख रहा पेज हमारा, ठीक। देखो अभी ना जो हम लोग 2 सीएसएस, सॉरी, जो 2 सेलेक्टर में नया ऐड किया है, ये दोनों एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर एंड जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। देखो सिबलिंग होते क्या है, जैसे लाइक ह्यूमन का जो रिलेशन होता है, राइट, कुछ सिबलिंग्स होते हैं, सिस्टर ब्रदर्स करके, जो सेम मदर के होते हैं, है ना, मतलब इनके पेरेंट्स सेम होते हैं, बट लाइक सिबलिंग्स अलग अलग होते हैं, मतलब ब्रदर सिस्टर अलग अलग होते हैं ना, बट इनका रूट एक होता है, पेरेंट एंड इनके मदर एंड फादर पेरेंट सेम होते हैं। तो सेम वे में ये क्या है, ये H3 एलआई, तीनों एलआई, ये क्या है, सिबलिंग है। क्यों सिबलिंग है, क्योंकि इनका जो पेरेंट है डिव, जिनको कंटेन कर रहा है, सेम है ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। ये क्या है, डिव एक कंटेनर है, क्यों कंटेनर है, क्योंकि कंटेन कर रहा है किसको, H3 को, इस एलआई को, इस एलआई को, इस एलआई को, राइट। तो ये पेरेंट हो गया, and ये सारे उसके क्या हो गए, चाइल्ड्स हो गए, ठीक। तो इसके चाइल्ड्स हुए ये सारे, और इन सब का ये क्या हो गया, डिप पेरेंट हो गया, और ये तीनों आपस में क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए, ठीक है। अच्छा जो हम सर, लोग पढ़ने पेरेंट वाले, चाइल्ड का रिलेशन होता है, सॉरी, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है जी। हाँ समझने के लिए बोल सकते हैं, बट रिलेशन जैसा है नहीं, सिर्फ ये सिर्फ समझने के लिए होता है, हाँ, जैसे ये क्योंकि डिव पेरेंट है और H3 एलआई ये चाइल्ड है। ठीक है। तो आपस में इस तीनों क्या है, सिबलिंग्स हैं, तो हमें कुछ इस तरीके का सेसेस अप्लाई करना है, राइट, कि मैं चाहता हूँ कि इस S3 के बाद सिर्फ फर्स्ट वाला अप्लाई हो, ठीक है। अब जो हमने 2 ऐड किए हैं, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, उनमें से एक का काम है कि इस H3 के बाद सिर्फ इस पे CSS अप्लाई करेगा, और एक का काम है क्या है, कि इस H3 के बाद इस पे तीनों पे अप्लाई करेगा, ठीक। जरूर नहीं हो एलआई हो या एच ही हो, कोई कुछ भी हो सकता है, इस डीबी के अंदर बहुत सारे यहाँ पे कुछ और भी हो सकते हैं, राइट, यहाँ डिप भी हो सकते हैं, डायलॉग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है।
दिस इज इंटरनल डिव, कुछ भी हो सकते हैं। सिबलिंग्स, ये भी इसी का सिबलिंग्स है ना। ठीक, तो पेरेंट, चाइल्ड्स एंड सिबलिंग्स समझ में आ गया ना। हम लोग आते हैं सीएसएस वाले पार्ट पे, जब हम लोग पढ़ने वाले थे एडजेसेंट सिबलिंग कलेक्टर। तो एडजेसेंट, जैसे नाम में बता रहे हैं, एडजेसेंट मतलब कि एक दूसरे से वो लोग सटे हुए होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट सेलेक्टर्स। ठीक, अब एडजेसेंट कौन कौन सा हुआ? S3 का एडजेसेंट ये वाला हुआ, LI हुआ, राइट, फर्स्ट वाला LI। इस फर्स्ट वाले LI का सिबलिंग कौन हुआ? उसके जस्ट नीचे वाला हुआ। और इस बीच वाले LI का सिबलिंग कौन हुआ? उसके जस्ट नीचे वाला हुआ, है ना, है ऊपर वाला ही, बट सीएसएस में ना सिर्फ उसके बाद वाला ये सिर्फ बाद वाले पे सीएसएस चलता है। आई मीन सिर्फ इसे ही कंसीडर करता है बाद वाले पे। जैसे इस S3 का कोई सिबलिंग एडजेसेंट सिबलिंग पूछेगा, देन ये बाद वाले की कंसीडर करेगा, LI को ही। और फर्स्ट वाला ये LI का कौन सा है? उसके जस्ट नीचे वाला। मैं एडजेसेंट की बात कर रहा हूँ। सिबलिंग तो सारे एक दूसरे के हैं, सब एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं, बट जो एडजेसेंट है उसके बस जस्ट बाद वाले का ही कंसीडर करेगा। ठीक है, तो जो हमारा जो एडजेसेंट सिबलिंग कलेक्टर होता है, इसमें सिर्फ बाद वाले पे सीएसएस अप्लाई करता है। और इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका ये सिबलिंग। अब जैसे मान लिया मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ S3 का जो सिबलिंग है उस पर सीएसएस, S3 का जो एडजेसेंट सिबलिंग है उस पर सीएसएस अप्लाई हो। तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे S3, ठीक है, फिर ये वाला जो सिंबल है प्लस, एंड देन उसका सिबलिंग है कौन? एडजेसेंट सिबलिंग LI है। तो मैं यहाँ आया और LI लिखा, एंड फिर यहाँ पे CSS लिखेंगे, एंड और इसे किसको अनकमेंट करना पड़ेगा? अनकमेंट के लिए डिलीट। ठीक है, अभी पेज कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। तो ये क्या थे? ये सब के सब क्या थे? सिबलिंग्स थे। हम लोग CSS इस पे अप्लाई करेंगे, सिर्फ डेस्कटॉप पे, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। इसका मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दे रहा हूँ। फॉन्ट साइज सपोज 20px। देखते हैं पेज कैसा दिख रहा है। देखो सिर्फ इसी का चेंज हुआ, और बढ़ा देते हैं, या कलर बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं इसका। वायलेट कर दिया, ठीक है। देखो लिस्ट तो तीनों थे ना, ये भी लिस्ट था, ये भी लिस्ट था, ये भी लिस्ट था। यहाँ HTML में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने पहले क्या लिखा था CSS में, S3 प्लस LI, मतलब S3 के एडजेसेंट LI। S3 का एडजेसेंट LI कौन था? फर्स्ट वाला था, तो इसलिए सिर्फ इस पे अप्लाई हुआ। बाकी देखो इन तीनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सब में LI ही है। ये भी LI टैग है, ये भी LI टैग है, ये भी LI टैग है, बट इसने सिर्फ फर्स्ट वाले को ही लिया। क्यों? क्योंकि मैंने कौन सा सिंबल यूज किया था? प्लस सिंबल। प्लस सिंबल किसके लिए होता है? एडजेसेंट। और एडजेसेंट कौन सा होता है? जस्ट इसके बाद वाला। यहाँ पे मेरे केस में S3 है, राइट। आप यहाँ पे कोई और टैग लगा सकते हो, तो वो चेंज होता रहेगा, बट लेगा कौन सा वाला? फर्स्ट वाला ही। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को एडजेसेंट में? नो सर। कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है? कोई ना, दूसरा बता दे रहा हूँ भी, तो अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर होगा भी तो किसी का। दूसरा वाला था जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स। तो जनरल नाम से ही कंफर्म है कि जितने भी सिबलिंग्स होंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? टिल्डे वाला जो साइन होता है उससे करेंगे। अब हम इसी की बात करें, जो हमारा HTML जो था ये वाला, S3 के सिबलिंग्स कौन से हैं? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। तो सिंबल वही लिखेंगे, इसको पहले कमेंट कर दें। पेज पहले जैसा हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ S3
tilde एंड देन ELI। अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ उसका सपोज बैकग्राउंड कलर रेड में कर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। अब देखते हैं सेशन में, अब देखो आप जितने भी यस सर, हो गया क्लियर सर। हाँ जितने भी सिंगलिंग थे सबके कलर इसने चेंज कर तीनों हो दिए। जाएंगे कलर चेंज। ठीक है, तो इन दोनों में आया ना डिफरेंस समझ में। जो टिल्डे होता है वो क्या करता है, जितने सिबलिंग्स होते हैं सब में से सप्लाई कर देगा, और जो प्लस सिंबल होता है वो सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट में। कौन सा एडजेसेंट, जो उसके बाद आते हैं, राइट। एक चीज और मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं थोड़ा सा, अगर किसी को आया, वो ये वाला है। जैसे देखो ELI का, ELI में ना मैं इसके ऊपर भी लिख दे रहा हूँ, पर अभी देखोगे आप उसको कंसीडर नहीं करेगा। देखो एक डेस्कटॉप आया ना ऊपर वाला, मैं उसको कुछ और लिख दे रहा हूँ, सपोर्ट स्मार्ट वॉच लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, स्मार्ट वॉच, इन सब का लेवल देखोगे सेम ही इसी डिप के ही चाइल्ड है, ये भी ELI और ये भी ELI तीनों। ठीक है ना, सब सेम लेवल पे है। बट मैंने S3 के सिबलिंग्स कहा दे रहा हूँ, सिर्फ नीचे का ही कंसीडर कर रहा है, ऊपर वाला कंसीडर नहीं कर रहा है। देखो आप स्मार्ट वॉच को उसने कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो इस सिबलिंग्स में सिर्फ नीचे वाले को ही कंसीडर करता है। तो आप इसमें देखोगे आप, मैंने लिखा है S3 टिल्डे LI, मतलब S3 के बाद जितने भी LI हैं सब पे ऐसे अप्लाई करेगा। ठीक है, मैं लिख दूं क्या एक लाइन यहाँ पे, ठीक है लिख दे रहा हूँ, it will apply CSS to all LI tags after S3 tag। ठीक है, इसमें क्या करा था, इट विल अप्लाई CSS टू ओनली फर्स्ट LI टैग आफ्टर HI टैग। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है या किसी को इसमें अभी भी डाउट है? ये HTML है, ये नहीं इसका CSS था। बोल नहीं रहे आप लोग? सर क्लियर है, डाउट? ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने CSS के जो सिलेक्टर्स थे उसको पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं बॉक्स मॉडल पढ़ लेते हैं। ठीक है, बॉक्स मॉडल पढ़ने उसके बाद जो प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ यहाँ की आगे, क्योंकि बॉक्स मॉडल बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, सो हमने सिलेक्टर्स पढ़ लिया, अब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंड वैल्यू पढ़ेंगे। बट इन प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के पहले हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। तो आप लोग को दिखाई दिया मैंने बहुत सारे, है ना। जैसे मैंने बताया था प्रॉपर्टी का विड्थ था, अभी हमने काफ़ी कलर्स पढ़ लिए, बैकग्राउंड पढ़ लिए, है ना। एंड वैल्यू में हमने काफ़ी कलर दिखा दिया। ठीक है, बट हम लोग देखेंगे कुछ और एडिशनल। बट उससे पहले ना स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या स्टार्ट करने वाले थे हम लोग, बॉक्स मॉडल। तो एक फोल्डर क्रिएट करते हैं 07 CSS, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे HTML का, HTML index.html, बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे, बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे लिख दूँ मैं, टाइटल इसका CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है, और एक हम लोग CSS कहाँ लिखेंगे, एक्सटर्नल फाइल में। तो एक CSS फाइल भी बना ले रहे हैं यहाँ पे, styles.css।
यहाँ पे लिखेंगे CSS और इसको इसमें इंक्लूड भी करना होगा, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? अंश और आकांक्षा को छोड़ के कोई और बताए कौन सा टैग यूज करते हैं CSS को HTML में इंक्लूड करने के लिए? लिंक टैग से। लिंक टैग से। गुड। और कोई अच्छा यार पहले से ही मैं ये पूछने वाला था REL टैग का, बट ठीक है। REL होता है रिलेशन के लिए कि हमारा जो लिंक टैग है वो किस टाइप का इसमें इंक्लूड करने वाला है शीट, स्टाइल शीट। और href में उसका हम लोग फाइल नेम देंगे। ठीक है, तो देखो बॉक्स मॉडल होता क्या है ना, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। CSS बॉक्स मॉडल MODEL है OL है, थोड़ा देख लेना आप लोग स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग का मुझे डाउट रहता है। यही होगा यहाँ तक, तो फिर भी तो ये ना एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है CSS का जो लेआउट डिफाइन करता है। उसमें ना कुछ लिखते हैं उसके अंदर, इट इज फंडामेंटल फंडामेंटल लेआउट कॉन्सेप्ट इन CSS और क्या करता है ये, और ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गया। और जितने भी हमारे जो इनपुट बॉक्स सॉरी नॉट इनपुट बॉक्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे भी मैं कर रन हो रहा हूँ तो दिखा दूँ। हाँ रन हो रहा है। जितने भी हमारे पेज पे जितने एलिमेंट्स दिखते हैं ना, वो एज ए बॉक्स वर्क करते हैं। एज ए बॉक्स मतलब क्या, आप इसमें इंस्पेक्ट करना और किसी भी किसी भी एलिमेंट पे ऐसे होवर करके देख लेना। ऐसे आप होवर करोगे, होवर करके देखना, देखो एक बॉक्स की तरह बन रहा है। ऊपर देखो यहाँ जहाँ रेड कलर का हो रहा था, है ना, बॉक्स की तरह दिख रहा है ना, कुछ रेड है, देन उसके अंदर कुछ टेक्स्ट है जो ब्लू कलर के हाईलाइट है ना। और यहाँ आप आओगे राइट साइड में, यहाँ स्टाइल्स में CSS जहाँ लिखा है, देन यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे आप उस पर होवर कर रहे हो, देन यहाँ पे कुछ कुछ लिखा है, देन कुछ पैडिंग लिखा है, कुछ बॉर्डर लिखा है, कुछ मार्जिन लिखा है, राइट। तो इसी को हम लोग बॉक्स बोलते हैं। तो ये हर एलिमेंट पे होता है, चाहे LI हो, चाहे S3 हो, चाहे OL हो, चाहे div हो, जो भी हो, राइट। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एज ए बॉक्स बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे कि every HTML element is considered as a box that consists of 4 layers. 4 layouts, not layers, 4 layouts। ठीक, HTML आ जाता है। वो कौन कौन से लेआउट्स हैं अभी मैंने दिखाया, यही 3 हैं। देखो ये क्या हुआ, अभी HTML में देखो जो यहाँ हाईलाइट हो रहा है, इस पे मैं ओवर कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं कंटेंट पार्ट। जितने में हमारा कंटेंट दिख रहा है ना, जितना भी, मतलब उसकी विड्थ एंड हाइट। जैसे हम लोग अगर इसकी बात करें, दिस इज इंटरनल में, इसको अगर आप इंस्पेक्ट करोगे और यहाँ आओगे आप, जो बॉक्स मॉडल यहाँ पे दिख रहा है CSS में, सबसे इंटरनल बॉक्स में क्लिक करोगे तो जो इसको ना लिखा है 1520 by 18 पॉइंट समथिंग ना, तो ये क्या है, उसकी विड्थ एंड हाइट दिखा रहा है उस कंटेंट की। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटेंट, और इसके जस्ट ऊपर बोलेंगे उसको पैडिंग,
और उसके जस्ट ऊपर बोलेंगे बॉर्डर, और उसके जस्ट ऊपर जो उसको हम बोलेंगे क्या, मार्जिन। तो इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3 एंड 4। इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं CSS बॉक्स मॉडल। तो ये जो मैं यहाँ पे 4 लेआउट्स में लिखवा रहा हूँ वो यही है। पहला क्या है, नंबर दे देते हैं। पहला हो गया कंटेंट, पहला हो गया कंटेंट, दूसरा क्या हो गया, पैडिंग, तीसरा क्या हो गया, बॉर्डर, एंड फोर्थ वन क्या है, मार्जिन। ठीक है, यही चार होते ना। यही चार होते ना यहाँ पे। ये कंटेंट हो गया, देन पैडिंग, देन बॉर्डर एंड देन मार्जिन। अब कोई भी होगा, कोई भी आप एलिमेंट इंस्पेक्ट करो कि ये चारों चीज़ें आपको दिखेंगी। जैसे इसकी बात कर लें हम लोग S3 की, इसमें भी देखोगे सेम है, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। ठीक है, अब एक एक को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा कि है क्या। एग्जाम्पल करके देख लें। जो हमारा जो टेक्स्ट होता है, राइट, इस टेक्स्ट में क्या आता है, यहाँ पे एक आपका कोई टेक्स्ट आएगा, इजी में लिख रहा हूँ, या कुछ और लिख देते हैं तो डिफिनेशन टाइप का। कंटेंट मीन्स the HTML HTML element content। अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, HTML elements content। अब एग्जाम्पल के लिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कोई टेक्स्ट होगा, राइट, या कोई इमेज होगा, या कोई लिंक होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये कुछ उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ये हो गया कंटेंट। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग होता है, ये होता है जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन किसके किसके बीच में, जो हमारा कंटेंट है, और एलिमेंट। हाँ, स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड द बॉर्डर। बॉर्डर, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर भी देख लेते हैं क्योंकि पैडिंग डिपेंडेंट है बॉर्डर पे। तो ये बॉर्डर होता है स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड द कंटेंट, है ना, जो कंटेंट हमारा होता है उसके चारों तरफ जो कुछ कुछ बॉर्डर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक लाइन सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक, ये होता है कुछ लाइन होता है किसके सराउंडिंग, कंटेंट के, लाइन सराउंडिंग दी पैडिंग एंड दी कंटेंट। ठीक, अभी देखते हैं प्रैक्टिकल करके, एटलीस्ट थोड़ा लिख लें क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछता है CSS बॉक्स मॉडल है क्या, तो एटलीस्ट एक लाइन तो बताने रहेगा आपको उसमें एक एक चीज़। जो मार्जिन होता है ये होता है स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, जो हमारा बॉर्डर है उसके बाहर का जो स्पेस होता है। ठीक है, और ये करता क्या है, जो उसके आसपास वाला जो एलिमेंट होता है उससे इस जो करंट एलिमेंट है उससे उसको सेपरेट करता है। ठीक, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्पेस outside the border, outside the border that separates separates, see na, separates the it separates the element
from other elements. From other elements. ठीक है, तो थोड़ा सा हमने इसमें लिख भी लिया। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं। एक बार इसको ना दिखा दूं, जो भी जो एग्जांपल उसके बारे में देखेंगे। ये क्या हो गया, कंटेंट हो गया। इसके जस्ट बाद पैडिंग, देन बॉर्डर एंड देन मार्जिन बॉक्स मॉडल में। ठीक, अभी आप देखोगे इसमें ना, मैं कंटेंट पे होवर कर रहा हूँ, देन एचटीएमएल में आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, आई मीन कुछ हाईलाइट हो रहा है, बट मैं पैडिंग पे कर रहा हूँ, देन कुछ नहीं हाईलाइट हो रहा है। मतलब क्या कि इसमें पैडिंग 0 है। ठीक है, पैडिंग देते कैसे हैं, सीएसएस से। सीएसएस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे 10px लिख दिया, देन अभी आप देखो कि इसमें कुछ स्पेस आ गया चारों तरफ। अब मैं इस पे करूँगा, देन देखो कुछ स्पेस आ गया ना चारों तरफ, उस जो कंटेंट था, इसी को हम लोग बोलते हैं पैडिंग। और बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर होता है पैडिंग के जस्ट बाहर वाला, तो यहाँ पर हम लोग बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर के लिए भी सेम एक एट्रीब्यूट है सीएसएस की, बॉर्डर, एंड देन बॉर्डर की कितना थिकनेस कितना होगा, जो फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है। सपोज मैंने दे दिया 2px, मतलब 2px का थिकनेस उसका होगा। और किस टाइप का होगा, मतलब कई टाइप्स वहाँ पे होते हैं, या तो आप डॉटेड में दे सकते हो बॉर्डर, या आप सॉलिड में दे सकते हो, या और भी होते हैं, अभी देखेंगे हम लोग। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू देख रहा हूँ, सिर्फ सॉलिड में दे रहा हूँ, सॉलिड। और कलर बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक ले रहा है, आप चाहो देन इसके बाद स्पेस देके उसके बाद इसका कलर भी दे सकते हो। अगर यहाँ पे रेड दे देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, पैडिंग के जस्ट बाद होता है। यहाँ देखो ये कंटेंट हुआ, ये पैडिंग हुआ, एंड देन ये बॉर्डर हुआ। मार्जिन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि S3 S32 में बाय डिफ़ॉल्ट HTML कुछ बॉर्डर प्रोवाइड करता है। कितना प्रोवाइड करता है, सॉरी, मार्जिन प्रोवाइड करता है। कितना प्रोवाइड करता है, यहाँ देख लो, 1 rem का, 1 em का। यार लेडीज ने कर दिया, आप चेंज भी कर सकते हो अगर चेंज करना चाहो। जैसे हम देखोगे 18.72 का है ना मार्जिन है, आप यहाँ पे अपना मार्जिन दे सकते हो, कुछ कम ज़्यादा कर सकते हो। मार्जिन सपोज मैंने यहाँ पे इनका 18 था, हम लोग 25 कर दे रहे हैं, 25px का। अभी देखोगे आप स्पेस उसके चारों तरफ बढ़ जाएगा, देखो बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, मार्जिन हो गया। ठीक है, कंटेंट हो गया ये। एचटीएमएल में देखो, मैं यहाँ बॉक्स मॉडल जो है, ये इसको बॉक्स मॉडल बोलते हैं सीएसएस का। यहाँ देखो, देन उसके बाद एचटीएमएल में देखो, ये क्या हो गया, इसका कंटेंट। देन ये क्या हो गया, पैडिंग। देन क्या हो गया, बॉर्डर। देन क्या हो गया, मार्जिन। ठीक है, तो ये अभी एक एचटीएमएल एलिमेंट था, तो इस पर हमने अप्लाई कर लिया यहाँ पे। और यहाँ जो सीएसएस लिखते हैं हम लोग, वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा देन गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने ब्राउजर में सीएसएस अप्लाई किया है, हमने इसको अपने कोड में नहीं लिखा है, राइट। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, देन हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। जो ब्राउजर में मैंने सीएसएस लिखा है वो क्या होगा, ओवर रिडन, वो सब ओवर कर देगा हमारे पास जो सीएसएस था ये वाला, उसको हटा देगा, राइट। लौट गया, पहले से हो गया। ठीक, तो हम लोग पहले ना, अब हेडिंग हमने देख लिया, आई मीन एक जंप छोटा सा देख लिया, और इसका डेफिनेशन देख लिया हमने, और एक एक टर्म जान लिया हम लोग। क्या क्या होता है बॉक्स मॉडल में, एक कंटेंट होता है, पैडिंग, बॉर्डर एंड देन मार्जिन। ठीक, तो अभी अगर हम रन करेंगे देन हमारे पेज में क्या दिखेगा, कुछ दिखेगा। ये क्या लिख रहा है, सीएसएस, अच्छा नहीं, इसको कमेंट नहीं किया ना, इसको करते हैं कमेंट। अभी पेज पे हमारे कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग। एक में क्या बनाया, यहाँ पे डिव बनाया, ठीक है। डिव के अंदर कुछ लिखते हैं, h1 लिख दिया, या वही कॉपी कर लेते हैं, इससे पहले वाला जो था। अभी
भी कुछ दिक्कत। एक डिव ये हो गया और इसके जस्ट बाद दूसरा डिव लिखते हैं हम लोग। दूसरा डिव इसमें भी कुछ लिख लेते हैं। स्त्री means SX box mode एंड देन यहाँ पे 3 LI 4 LI कर देते हैं। LI मल्टीप्लाई बाई 4 वही लिख रहे हैं, एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं जो उसके लेआउट्स हैं। 4 लेआउट्स कौन कौन से होते हैं? कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड देन मार्जिन। ठीक है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर कितने टैब हैं? 2 डिव है ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, राइट। क्लास कैसे दें इसमें? अगर मुझे क्लास देना हुआ तो कौन बताएगा? क्लास एट्रीब्यूट्स है सर। यार सब नहीं बोल रहे हैं ना, 2 ही 3 लोग हैं जो बोल रहे हैं। पता नहीं लोग हैं भी यहाँ या नहीं है। हाँ सर, आज बहुत कम लोग हैं। नहीं, जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग हैं यहाँ पे वो मतलब पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। सबसे पूछ लो सर। आप सभी लोग ना एक बार आप हैंड रेज कर दो, जितने लोग हो। इससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ कितने लोग एक्टिव हैं इसमें। ठीक है, अंकिता, शिवम, साकेत, अभिषेक, अंश, शिल्पी, रोहित, देवांग, आकांक्षा, सृष्टि, यासीन, अमित, विष्णु। ठीक है, और कौन कौन नहीं है? 13 हैंड रेज हैं। टोटल कितने लोग हैं? 20 मीन्स 7 लोग भाई सो रहे हैं। ठीक है, इन सब पे एक्शन होगा, कोई बात नहीं। क्योंकि आप लोग यहाँ ज्वाइन किए हो, राइट। आप लोगों से कुछ आउटपुट भी लेना है हमें। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट आप लोगों की लर्निंग होगी, आप लोगों की जॉब्स होंगी। तो जरूरी है कि आप लोग क्लास में ना एक्टिव रहा करो, नहीं तो इससे मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं वहाँ से अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग कहीं कुछ सीख रहे हो, देन फिर ये मेरे लिए भी यार अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास में सब लोग एक्टिव रहो। जो जिनके भी आसपास मतलब क्लासमेट्स वगैरह हो, जिनको जानते हो, अभी हैंड रेज नहीं किए हो, तो आप लोग एक बार बता देना। कॉल के बाद हम ये एक्टिविटी डेली करेंगे। अगर 3-4 दिन ऐसा अगर उनका इनएक्टिविटी मिलती है, देन कुछ एक्शन करेंगे हम लोग। क्लास यार इंगेजिंग होना चाहिए ना, मतलब ऐसे आप ज्वाइन कर रहे हो, देन आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो तो कोई मतलब नहीं था। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो फिर एग्जाम भी चल रहे हैं। क्या एग्जाम चल रहा है फिर? नहीं, एग्जाम चल रहे हैं, अभी नहीं चल रहे ना। जितने लोग ज्वाइन किए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो एग्जाम चल रहे हैं वो यहाँ क्लास नहीं अटेंड करे, राइट। तो एग्जाम अगर चल रहे हैं देन 1 घंटा तो यार आप लोग निकाल सकते हो, जिसका भी चल रहा है, राइट। अगर क्लास अटेंड कर रहा है तो यह सोच के आएगा कि हाँ मैं क्लास करूंगा, राइट। ये फिर प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, या तो वो ज्वाइन ही नहीं करता। बट ठीक है, कोई ना। देखो मैं ना एक बार रिमाइंड करूँ, राइट, तो भी मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा एक्टिव रहो क्लास में। इससे आपका बेनिफिट होगा। मुझे क्या, मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, मुझे टेंशन नहीं होगा। टेंशन आप लोगों को होगा, क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आप लोग डेली डेली यूज करोगे। HTML का अब मैं अगर कंटेंट देखोगे गूगल करके या कहीं पे भी, उसमें काफ़ी वास्ट चीज़ें हैं, राइट। अगर आप खुद से पढ़ोगे या कोई कोर्स परचेज करोगे
सारा डिटेल वही पढ़ाएगा, 1-1.5 महीना लेके सिर्फ आपको HTML समझाएगा। क्या मतलब हुआ? 1-1.5 महीना आप उसका पढ़ें, फिर खुद से आप 15-20 दिन लगा रहे हो फिर से उसको रिवाइज करने में, फिर इंटरव्यू दे रहे हो, पूरा आप पढ़ रहे हो, राइट? देन वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आउटपुट क्या निकलेगा? ठीक है, आप पढ़ ले रहे हो, फोकस के साथ लग जा रही है आपको जॉब, तो अच्छी चीज़ है। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ वो पढ़ा रहा हूँ जो आप लोगों को ऑलमोस्ट 90% आप लोग यही यूज़ करोगे जॉब्स में जाके, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो रिमेनिंग 5% है, या आप लोग 90 नहीं, ठीक है, इसको 95 ही मान लो, ठीक है? 95% हम लोग अभी करंट में लर्न कर रहे हैं, राइट? लर्निंग। जो रिमेनिंग 5% है, जो रिमेनिंग 5% है, 10% है, जो भी है, ठीक है? उसको आप लोग गूगल करोगे, राइट? उसको आप लोग गूगल करोगे। क्यों गूगल करोगे? क्योंकि जितना आप लोग यहाँ 90 टू 95% हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, राइट? इसी में आपको नॉलेज हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो 5 टू 10% बच रहा है, उसमें हम लोग क्या गूगल करेंगे। वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जब इतना हम लोग सीख जाओगे, तो जो रिमेनिंग वाला है, ऑटोमेटिक आपको सिर्फ 1 सेकंड का काम रहेगा। जस्ट गूगल पे आप टाइप किए, मिल गया किसका आंसर क्या है। वैसे HTML में देखोगे काफ़ी चीज़ें हैं। हम लोग पूरा क्यों पढ़ेंगे भाई, जो हमें पूरा यूज़ करना ही नहीं। कहीं होगा, कहीं 10 साल में 10 साल में भी होगा जो हमारी सारी चीज़ें नहीं कवर होंगी। आई मीन कहीं आप लोग यूज़ नहीं करोगे। लेकिन पूरा पढ़ने का मतलब क्या है? उतना ही चीज़ें पढ़ो जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। इससे क्या होगा, जो रिमेनिंग बच रहा है ना, सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। और जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। और इंटरव्यूअर भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, टॉपिक्स इसी से ही पूछते हैं। हम लोग पूरा नहीं जाएँगे कि आपसे पूछेंगे बताइए आप आई फ्रेम टैग क्या है, डायलॉग टैग क्या है। पूरा एक-एक चीज़ डीप में नहीं जाएँगे, बेसिक चीज़ें पूछेंगे, फंडामेंटल चीज़ें पूछेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि हाँ, अगर इसे ये चीज़ आ रहा है, देन आगे का वो पढ़ लेगा या आप गूगल करके वो कर लेगा काम, राइट? तो इसीलिए यार लाइव क्लास में ना एक्टिव रहना चाहिए। ये कोर्स तो यार गूगल पे सब कुछ पड़ा है, वहाँ से तो आप लोग कर ही सकते हो। तो लाइव क्लास का और लाइक ऑफलाइन का ये, सॉरी, ऑफलाइन का नहीं, लाइक सेल्फ लर्निंग का गूगल का यही डिफरेंस है। तो यार क्लास में एक्टिव रहा करो। ठीक है, आप लोग हैंड लाइक लोअर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बॉक्स मॉडल पढ़ रहे थे, ठीक है? तो क्लास के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? क्लास कीवर्ड यूज़ करेंगे। हाँ, और क्लास में लाइक यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। कोई भी नाम मतलब कोई मीनिंगफुल नाम दोगे। ऐसा नहीं आप यहाँ पे सलमान खान या अक्षय कुमार या कुछ और लिखने लगो, है ना? जो आप या इस डिप के अंदर कंटेन करने वाले हो, उससे रिलेटेड मीनिंगफुल नेम दोगे। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है अभी, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, राइट? सो ये सब एक कैटेगरी के हैं, राइट? तो यहाँ पे आप कोई मीनिंगफुल नेम दोगे। जैसे यहाँ पे बोल दोगे आप लाइक डिवाइस कंटेनर, लाइक डिवाइस नेम कंटेनर, लाइक दैट, ठीक है? तो कुछ मीनिंगफुल नेम दोगे आप, क्योंकि जब प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे ऐसे रैंडम नेम आप लिख के भेज दोगे, देन आपके PR में मल्टीपल कमेंट्स आएंगे, बोलेंगे इसको फिक्स करो, इसको फिक्स करो, इसको ऐसे चेंज करो। तो अगर नेमिंग कन्वेंशंस पे आप लोगों के कोड में कमेंट आने लगे, देन वो अच्छा फीडबैक नहीं जाएगा ना आप लोगों के। सो काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें ना ध्यान देनी पड़ती हैं। ठीक है, डिवाइस नेम कंटेनर। तो यह क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया जो इतने सारे आइटम्स उसमें रखा है, राइट? और दूसरा वाला ये, तो अभी इसमें मैं दिख रहा हूँ, सिर्फ इसमें। तो इसको अगर CSS में लिखना होगा, देन एक क्लास हम लोग यहाँ आएंगे CSS में, और कौन सा सिंबल बनाएंगे क्लास के लिए? डॉट। डॉट, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे CSS के लिए, तो इसका कोई हम लोग विड्थ दे सकते हैं। आई मीन इसमें CSS लिखेंगे ना, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज में। तो अभी आप देखोगे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ उसने विड्थ एंड हाइट ले लिया होगा। अभी करते हैं ना, एक कमेंट कर देते हैं, एक ही देखते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए करते हैं कमेंट। तो ये जो हमारा डिव है, राइट, ऊपर वाला भी हटा ही देते हैं, इतना काफ़ी है।
ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ विड्थ एंड हाइट ले लिया है, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट कितना लिया है, उसके अंदर जो इंटरनल इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट्स है, राइट, उसके यानी विड्थ एंड हाइट को कैलकुलेट करके उसने लिया है, राइट। इसका जैसे विड्थ कितना है 1520/21, इसकी विड्थ इतनी है। ये विड्थ विड्थ कौन सी होती है, लेफ्ट टू राइट वाली, और हाइट कौन सी होती है, टॉप टू बॉटम वाली, राइट। तो इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ ये 1520, विड्थ बाय हाइट होता है इसका यूनिट, क्रॉस है ना बीच में मल्टीप्लाई वाला, तो पहले विड्थ है देन हाइट। ये आप इस पे होवर करोगे देन आपको यहाँ टॉप पे भी दिख जाएगा, दिख रहा है ना ऊपर, डेस्कटॉप के जस्ट ऊपर एक आइकन बना हुआ है व्हाइट कलर का, उसमें लिखा है ना 1520 मल्टीप्लाई 18.4 लिखा है ना। तो पहला जो है उसका विड्थ है, दूसरा हाइट है। ये सब चीज़ें ना किसी ट्यूटोरियल में या किसी यूट्यूब वीडियो में या किसी ब्लॉग में नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें वही बताएगा जिसने खुद से पढ़ा हो। तो मैंने ये सब चीज़ें खुद से पढ़ी है। मैंने HTML ना सीखा, ना मैंने CSS सीखा है। मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स पे जाके ये सब चीज़ें सीखी है। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। तो मुझे ना ये सब चीज़ें मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ स्टार्टिंग में ही। क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी आगे आप लोगों को आएगी। जब आप लोग कुछ कस्टम लॉजिक्स वगैरह लिखोगे, जैसे एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट में बनाया था। एक में प्रोजेक्ट में क्या था कि उसमें बहुत सारे बटन्स थे। उसमें बहुत सारे बटन्स लाइक यहाँ पे सेव बटन था एंड यहाँ पे बैक बटन था एंड यहाँ पे सबमिट बटन था। तो रिक्वायरमेंट क्या थी कि यहाँ पे जो सेव बटन था और यहाँ पे जो कंटिन्यू टू नेक्स्ट बटन था और सबमिट बटन था, उन सब की हाइट सेम रखनी थी। बट इशू क्या था कि जो बटन की विड्थ थी, राइट, यहाँ पे एक बटन था उसमें सिर्फ बैक लिखा था और यहाँ पे जो बटन था लिखा था टोटल कंटिन्यू टू नेक्स्ट बटन, राइट। यहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा था बट इसमें स्पेस कम था, तो वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा था, तो इसकी हाइट बढ़ जा रही थी यहाँ पे जो था, राइट। और जो बैक बटन तो एक ही लेटर का था तो उसकी हाइट कम थी क्योंकि वो एक ही लाइन में आ जा रहा था। और यहाँ वाला जो था कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज, 2 लाइन में जा रहा था, इसकी हाइट बढ़ जा रही थी। तो हमें कस्टम लॉजिक लिखना था जावास्क्रिप्ट का यूज करके कि जितनी हाइट यहाँ पे है या हो सकता है टेक्स्ट और बढ़ जाए, हो सकता है 3 लाइन का जाए, तो उसी हिसाब से यहाँ जो बैक बटन था उसका भी हाइट बढ़े और जहाँ पे कंटिन्यू टू सेव बटन था उसका भी हाइट बढ़े, राइट। सो ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, ना किसी ट्यूटोरियल में मिलेंगी, है ना, ना किसी ब्लॉग में मिलेगी, ना कोई जल्दी पढ़ाएगा, कस्टम आएगा। तो कैसे आप लोग कैसे कर पाओगे, जब बेसिक चीज़ें आप लोगों को डिबगिंग अच्छे से आएगी तब। वो डिबगिंग कहाँ से आएगी, यहीं ब्राउज़र से ही आएगी। ब्राउज़र में अच्छे से आपको डिबगिंग सीखनी होगी। कुछ भी जो ब्राउज़र में डिस्प्ले हो रहा है, एक-एक चीज़ का आप खुद से मतलब समझोगे या आप गूगल करोगे। अगर नहीं मिल रहा है गूगल पे मिलेगा, लेकिन आप सर्च करोगे तब मिलेगा। लेकिन आप सोचो किसी ट्यूटोरियल में सारा चीज़ एक जगह मिल जाए, इम्पॉसिबल है, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने बताया ये चीज़ें जो ऊपर दिख रही है ना पॉपअप के साथ यहाँ, विड्थ एंड हाइट। अभी ऐसे कि अब मैं ऐसे ऐसे हम लोग देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, HTML में आ गया, यहाँ आ गया डायरेक्ट, यहाँ आ गया, पॉपअप पे ध्यान नहीं दिया, जबकि वहीं उसका दे रहा था विड्थ एंड हाइट। तो फिर हम लोग उसके लिए जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, राइट। इस एलिमेंट को पहले फेच करते, फिर उसकी डॉट विड्थ लिखते, देन डॉट इनर हाइट लिखते। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। तो एक-एक चीज़ जानो आप लोग, कुछ भी दिख रहा है तो उसका मतलब समझो, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो div है, ये div बहुत सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है और हर एलिमेंट की कुछ विड्थ एंड हाइट है और उसको कैलकुलेट करके जितना टोटल विड्थ हो रहा है उस div की हाइट उसी हिसाब से घट बढ़ रही है ना। अभी मैं इसमें कुछ और एक एलिमेंट डाल दूँ, देन ये जो करंट जो div है इसकी हाइट और बढ़ जाएगी। अभी कितना दिख रहा है 1520 दिख रहा है, राइट, 1520 उसकी विड्थ। अभी मैं एक एलिमेंट इसमें और डाल रहा हूँ, स्मार्ट टीवी लिख दिया मैंने, ठीक है। 1520 था ना, अब देखो अभी इसकी हाइट कितनी हो गई, 1520 है। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ हटाया क्या मैंने, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा यार हम लोग हाइट देख रहे हैं, सॉरी हम लोग हाइट बढ़ाना है, विड्थ तो बढ़ा नहीं रहे। विड्थ तो बढ़ेगा ही ना, विड्थ तो ऑलरेडी ये ब्लॉक एलिमेंट है, देन विड्थ तो इसका फिक्स है, राइट, पूरा कंटेंट करेगा लेफ्ट टू राइट। हम हाइट की बात कर रहे थे, तो हाइट ना इसका घटेगा बढ़ेगा जिस हिसाब से हम लोग इसमें कंटेंट बढ़ाएंगे। तो पहले क्या था, इसकी हाइट कितनी थी, आ गया विड्थ, देखो इसका हाइट कितना है 113 है,
दिख रहा ना आप लोगों को 113.91, ये इसकी हाइट है। अब इसमें मैं कुछ और टेक्स्ट डालूंगा, देन 113 की जगह वो कुछ और हो जाएगा। कहाँ गया ये, चला गया। हाँ, एक लाइन मैंने ऐड किया तो 11391 की जगह अभी आप देखोगे कुछ और चेंज हो गया होगा। देखो 1132 हो गया, सॉरी 132 हो गया। कुछ और टेक्स्ट डालोगे देन बढ़ता जाएगा। तो इसकी सॉरी विड्थ एंड हाइट क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बढ़ती जा रही है इसके अंदर जो कंटेंट है उसके हिसाब से। बट CSS का यूज करके आप इसमें फिक्स्ड विड्थ भी दे सकते हो। जो हमारा जो विड्थ है ये वाला, सॉरी जो डिव है, इसके अंदर फिक्स्ड विड्थ दे सकते हो। कैसे, उसके लिए कुछ CSS की प्रॉपर्टीज है। क्या है, ये हमारा कंटेनर क्लास था इस डिव पे, इसी डिव की हम लोग बात कर रहे थे। इसमें आएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विड्थ लिखा। अब जितना दोगे सिर्फ उतना ही विड्थ करेगा। बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा था अभी तक, बाय डिफॉल्ट पूरा विड्थ ले रहा था। अब देखोगे ये 1521 है ना, 1521 मीन्स यहाँ से लेके लेफ्ट से लेके यहाँ टोटल राइट तक, यहाँ तक जा रहा था बाय डिफॉल्ट। इतना विड्थ ले रहा था और हाइट जितना हम लोग कंटेंट बढ़ा रहे थे उस हिसाब से हाइट उसकी बढ़ती चली जा रही थी। तो विड्थ एंड हाइट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आपने लिखा विड्थ, अब मैंने दे दिया सपोज 50%, तो वो आधा में दिखेगा। 1521 की जगह डिवाइडेड बाय 2 कर देगा। तो अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, देखो अभी आधा में ही जा रहा है, आधा खाली है, तो इसकी विड्थ इतना ही होगी। सेम वे में आप इसका हाइट भी दे सकते हो। हाइट जितना दे सकते हो आप। सपोज मैंने दे दिया 200 px, 300 जो भी देना चाहो आप, 200 px। तो इसकी हाइट अब फिक्स होगी, उससे ज़्यादा घटेगा ना बढ़ेगा। देखो 200 px में आ गया, जबकि कोई उसके बीच में टेक्स्ट नहीं है ना हाइट में, फिर भी उसने 200 ले लिया। अब इस पे देखते हैं हम लोग डिप पे बॉक्स मॉडल। बट उससे पहले हम लोग एक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर के लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर प्रॉपर्टी है। बॉर्डर प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग पहले देते हैं उस बॉर्डर की थिकनेस, मैंने लिखा है यहाँ पे 2px, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किस टाइप का होगा बॉर्डर, सॉलिड होगा, डॉटेड होगा, जो भी यहाँ पे दिखेगा सॉलिड या डॉटेड देते हैं इसमें पहले, उसके बाद दे देंगे डॉटेड ग्रीन कलर का, ग्रीन ग्रे जो भी देना चाहो। तो अब देखोगे एक डॉटेड का बॉर्डर बन गया इसके चारों तरफ, जिसकी विड्थ कितनी है उतना हमने दिया है। कितना दिया है 50%, या फिक्स देना चाहो जैसे हमने इस पे दिया है हाइट पे 200 px, तो 200 दे देते हैं इसमें, 2 नहीं 400 देंगे इसमें। एक सेकेंड, छोटे उधर जा, चुप, ठीक है। तो इसका मैंने विड्थ दे दिया 400 एंड हाइट दे दिया 200 एंड बॉर्डर दे दिया 2px सॉलिड ग्रीन, और डॉटेड दिया तो डॉटेड दिख रहा है, बट मैं इसको सॉलिड कर दे रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, सॉलिड हो गया। 2px की जगह मैं इसको 5px कर दे रहा हूँ, विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं दिख कैसे रहा है हमारा बॉक्स मॉडल में। ये हो गया कंटेंट जिसका मैंने विड्थ एंड हाइट दी थी। देखो विड्थ दिया था मैंने 400, हाइट दिया था 200, एग्जैक्टली उतना ही है। पैडिंग मैंने कुछ नहीं दिया है तो 0 है। देखो उधर कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा है एसटीएम उधर यूआई में, राइट, पैडिंग में 0 है, और यहाँ पे लिखा भी है ना पैडिंग डैश लगा है। देखो ऊपर भी, राइट में भी, बॉटम में भी है ना, 4 साइड है। बॉक्स है तो 4 साइड होंगे उसके, लेफ्ट राइट बॉटम एंड लेफ्ट। उसको तो बॉर्डर पे आते हैं तो 4.8 का इसने दिया है, हमने कितना दिया था 5 का सॉरी। तो इसने कम क्यों लिया, क्योंकि कुछ बॉर्डर, सॉरी
इसमें कुछ मार्जिन लगी हुई है ऊपर, इसमें नहीं, जितना इसका जो बॉडी टैग था राइट, इसमें देखो ऑलरेडी कुछ बॉर्डर सॉरी मार्जिन लगे हुए हैं, तो उसको उसने माइनस कर दिया है। ठीक है, तो इसकी विड्थ हो गई, पैडिंग भी दे देते हैं थोड़ा सा क्लियर हो जाए। पैडिंग दे दिया मैंने 10 px का। अब देखते हैं कहाँ गया पैडिंग क्यों नहीं हुआ। विड्थ हाइट पैडिंग 10 px बॉर्डर दिस। अच्छा हाँ देखो मैंने ना ये ऑटोमेटिक देखो विड्थ इसकी विड्थ बढ़ गई, 15-20 ले लिया इसने, और मैंने कितना दिया था 400 दिया था। क्यों? क्योंकि जो अगर इसका जो कंटेंट की विड्थ है, जो कंटेंट की विड्थ है राइट, वो इसको ओवर सॉरी उसको ओवर जा रही है। इसको ले जाओ, जाओ यहाँ से छोड़ जाओ। गाइस कल पढ़ते हैं, ठीक है, टाइम भी हो गया, ये डिस्टर्ब करेंगे मेरी, ओके ठीक है। सर, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय।